नमस्कार, मैं हूं श्रुति शर्मा और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मेरे साथ अब खास पेशकश। मोदी सरकार के 2 साल हो चुके हैं और कौन मालामाल है और कौन बेहाल, ये आज हम आपको बताएंगे। मोदी सरकार को 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में इकोनॉमी के अच्छे दिन आने के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार इकोनॉमी के अच्छे दिनों का फायदा किसको मिला है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले 2 सालों में मोदी सरकार के करीबी माने जाने वाले कॉर्पोरेट्स का मार्केट कैप घटा है। जी हां, आपने सही सुना, घटा है। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन शेयर बाजार के निवेशकों को अभी भी अच्छे दिनों का इंतजार है। पिछले 2 साल के दौरान देश के टॉप 15 कॉर्पोरेट घरानों का मार्केट कैप 17% घटा है। मोदी सरकार में उन कॉर्पोरेट घरानों की मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा घटी है जो मोदी के करीबी माने जाते हैं। इन कॉर्पोरेट्स में मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अदानी और वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल शामिल हैं। 2 साल में इन कॉर्पोरेट्स की मार्केट वैल्यू 51% तक घटी है। नरेंद्र मोदी ने जब 2 साल पहले पीएम पद की शपथ ली थी, उस वक्त देश के 15 टॉप कॉर्पोरेट घरानों की कंपनियों की मार्केट वैल्यू करीब 37.44 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि 1 साल बाद यानी मई 2015 में घटकर 36.5 लाख करोड़ रुपए रह गई और आज की तारीख में इनकी कुल मार्केट वैल्यू करीब 31 लाख करोड़ रुपए रह गई है। जानकार इन कॉर्पोरेट्स की मार्केट वैल्यू में गिरावट की मुख्य वजह दुनिया भर में आई कमोडिटी कीमतों में गिरावट को मान रहे हैं। साथ ही सरकार की ओर से आर्थिक सुधारों में देरी के चलते इन कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ पर भी असर पड़ा है। लेकिन इसी दौरान कुछ कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन भी किया है। पिछले 2 साल में टाटा ग्रुप की मार्केट वैल्यू 9.5% बढ़ी है। सुनील भारती मित्तल की कंपनी भारतीय एंटरप्राइजेस की वैल्यू 16% बढ़ी है। अजय पीरामल की कंपनियों की मार्केट वैल्यू 2 साल में 109% बढ़ी है। इसी तरह बीके बिरला ग्रुप की मार्केट वैल्यू 43% और केके बिरला ग्रुप की मार्केट वैल्यू 21% बढ़ी है। लगातार 2 साल खराब मॉनसून और जीएसटी जैसे रिफॉर्म के अटकने से कंपनियां उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई हैं। लेकिन अब हालात सुधरने की उम्मीद है, क्योंकि जीएसटी की राह भी आसान दिख रही है और मॉनसून के भी बेहतर रहने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं कि मोदी सरकार के 2 साल के दौरान किन कंपनियों का मार्केट कैप फिलहाल बढ़ा है। जी हां, देखिए, साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप है जिनका 7,83,748 करोड़ रुपए है और बढ़कर हुआ है ये, और पहले था 7,15,866, यानी 9.48% की ग्रोथ देखी गई है। वहीं भारती एयरटेल है और इसका भी मार्केट कैप काफी बड़ा है। पहले ये 1,80,125 करोड़ था और अब बढ़कर ये 2,08,906 करोड़ रुपीस, यानी 16% की इसमें भी बढ़ावट देखी गई है। पिरामिल ग्रुप है जिसका 109% ग्रोथ देखा गया है। 12,135 करोड़ से बढ़कर ये 25,450 करोड़ हुआ है। अब देख सकते हैं कि ये फिगर्स जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो अभी 2 साल में मार्केट कैप किन किन कंपनियों का बढ़ा है। और अब हम आपको दिखाएंगे ये जो कौन मालामाल कौन बेहाल है, ये इसी कंपनियों का नाम है जहां पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा माना जा रहा था कि मोदी सरकार से जो कॉर्पोरेट जुड़े हुए हैं उनको कितना घाटा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है। बहरहाल घाटे में आरआईएल का नाम आया है सामने, 15% देखा गया है। 3,56,778 करोड़ से गिरकर अब ये 3,71 करोड़ रुपीस हो गया है, जो कि काफी गिरा है। साथ ही साथ रिलायंस ग्रुप का भी इसमें नाम आया है, 87,363 करोड़ से 49,081 करोड़ रुपीस, जिसमें कि 44% इसमें गिरावट देखी गई है। ये वो नाम है जिन्होंने 2 साल जो मोदी सरकार के हैं और देखा गया है कि इनकी जो
मार्केट कैप है कितना गिरा है। अगला नाम वेदांता ग्रुप का सामने आया है। आप देख सकते हैं 2,14,400 करोड़ से गिरकर अब ये 1,22,521 करोड़ पे पहुंच गया है। लगभग 43% का डाउन ग्रोथ देखा गया है। मार्केट कैप कितना बढ़ा है और कितना घटा है ये हमने आपको बताया है इस पूरी वीडियो वॉल के जरिए। बहरहाल अब बात करते हैं मोदी सरकार के मंत्रियों की। मोदी के मंत्री इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए तो रिस्क लेना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि निवेश के मामले में मोदी के मंत्री ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते। जी हां, मोदी के नवरत्न यानी टॉप 9 मंत्रियों का रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश है। क्या मोदी सरकार के मंत्री निवेश के मामले में रिस्क लेना पसंद नहीं करते? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि निवेश के लिए मोदी के नवरत्न यानी टॉप 9 मंत्रियों ने कम रिस्क वाले सेक्टर्स को चुना है। पीएम मोदी और उनके मंत्रियों के निवेश का सबसे पसंदीदा सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर। इसके बाद बारी आती है बैंक डिपॉजिट, इंश्योरेंस पॉलिसी और गोल्ड की। पीएम मोदी और उनके मंत्रियों की ओर से घोषित संपत्ति के मुताबिक मोदी और उनके मंत्रियों की कुल संपत्ति 3,200 करोड़ रुपए है, लेकिन इसमें से शेयर बाजार में सिर्फ 0.06% रकम का ही निवेश है। पीएम मोदी ने खुद 79% निवेश रियल एस्टेट में किया है, जबकि 15% निवेश बैंक डिपॉजिट के तौर पर है। पीएम का 0.16% निवेश गोल्ड में है। पीएम ने इक्विटी में कोई निवेश नहीं किया है। तो क्या माना जाए कि पीएम मोदी एक अच्छे इन्वेस्टर भी हैं, क्योंकि पिछले 2 साल के दौरान बीएसई बेंचमार्क ने सिर्फ 5% का रिटर्न दिया है, जबकि बैंक डिपॉजिट का औसतन रिटर्न 7.6% रहा है। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ही ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपनी कुल निवेश का 5.56% इक्विटी में निवेश किया है, जबकि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कुल निवेश का 3.87% इक्विटी में निवेश किया है। मोदी सरकार के मंत्री इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए तो रिस्क ले रहे हैं, लेकिन इन्हें निवेश के मामले में रिस्क लेना पसंद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 26 मई को मोदी सरकार 2 साल पूरा करने जा रही है और इसके लिए सरकार ने खास तैयारी की है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 26 मई को सरकार की सालगिरह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को ही उत्तर प्रदेश चुनावों का शंखनाद सहारनपुर की रैली से करेंगे। इसी तरह अगले दिन यानी 27 मई को कई मंत्री अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार की कामयाबियों को जनता तक पहुंचाएंगे। 27 मई को ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जबकि वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और आपको बता दें कि वहीं टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद मुंबई में और वित्त मंत्री अरुण जेटली लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब रुक करते हैं कुछ कंज्यूमर खबरों का। अगर आपने हाल ही में Amazon.in से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा है और उसे रिटर्न करना चाहते हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि Amazon.in ने अपनी रिटर्न पॉलिसी बदल दी है। वेबसाइट की नई रिटर्न पॉलिसी के मुताबिक आप इलेक्ट्रॉनिक सामान को सिर्फ बदल सकते हैं, उसे रिटर्न नहीं कर सकते, यानी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अब आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं और सामान बदलने के लिए आपको सिर्फ 10 दिन का समय मिलेगा। वेबसाइट अब सिर्फ उन्हीं सामान को रिटर्न करेगी जिन पर Amazon की गारंटी हो। बाकी सामान को रिटर्न करने के लिए या ना करने का फैसला सेलर्स का होगा सीधे तौर पे। और आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट ने भी अपनी रिटर्न पॉलिसी में ऐसा ही कुछ बदलाव पहले किया है। और चौथी तिमाही में टेक महिंद्रा का मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा। जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी का कंसोल मुनाफा 897 करोड़ रुपए रहा। पिछली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 760 यानी 760 करोड़ रुपए था। वहीं इस तिमाही में कंपनी की आय 6,701 करोड़ रुपए से बढ़कर अब करीब 6,884 करोड़ रुपए रही है। टेक महिंद्रा का EBIT मार्जिन 14.4% से घटकर 13.7% रहा। इस तिमाही में कंपनी ने 12 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है।
और टेक महिंद्रा के वाइस चेयरमैन विनीत नैयर और कंपनी के एमडी एंड सीईओ सीपी गुरनानी से खास बातचीत की हमारी संवाददाता सिल्की सिंह ने। तो टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स के लिए हमसे ज़्यादा डिटेल में बात करने के लिए यहाँ पे एमडी एंड सीईओ मिस्टर सीपी गुरनानी जुड़ेंगे और मिस्टर विनीत नायर जो कि वाइस चेयरमैन है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि कितना कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला? किसी हद तक अगर आप देखें इस क्वार्टर के रिजल्ट्स, या अब तो इस बार तो सालाना रिजल्ट्स की बात हो रही है, अगर मैं रुपए में देखता हूं तो सालाना हमें 17% की ग्रोथ मिली है। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे जो दो मेजर सेगमेंट्स हैं जिनको मैं एंटरप्राइज बिजनेस और नंबर 2 कम्युनिकेशन बिजनेस, दोनों में ग्रोथ हुई है इस क्वार्टर में। कितना बड़ा कंसर्न आप ब्रेक्सिट को मानते हैं या फिर जो यूएस के इलेक्शंस आने वाले हैं उससे अपने बिजनेस पे? देखिए, ब्रेक्सिट के आने से इम्पैक्ट होगा अगर ब्रिटेन एग्जिट करता है। अभी तक तो जो आंकड़े आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि शायद ये ना हो, पर अगर हो भी गया तो कोई ऐसी कैटेस्ट्रॉफी नहीं होगी हमारे लिए, क्योंकि वो केवल एक ही प्रॉब्लम आ सकती है कि एक्सचेंज रेट में कितना फ़र्क पड़ता है, और ये भी है कि इसमें दोनों की वीकनिंग होगी, स्टर्लिंग की भी और यूरो की भी, सो उससे कुछ इम्पैक्ट आएगा। और कमजोर विदेशी संकेतों के चलते आज भारतीय बाजार की सुस्त शुरुआत हुई। स्काईमेट के मानसून के अच्छे रहने के अनुमान से कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में आई खरीदारी के चलते बाजार दिन के उच्चतम स्तरों के करीब बंद हुए। सेंसेक्स 75 अंक और निफ्टी 18 अंक की बढ़त के साथ बंद। तेल, गैस, एनर्जी, टेलीकॉम शेयरों पर आज सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला और वहीं बैंकिंग, फाइनेंस और ऑटो शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। A more optimistic scenario, which is that the Fed doesn't go in May and June, and Brexit really doesn't happen, which is what the opinion polls are really saying. Then obviously if our monsoons are picking up or looking okay, then we could see the market give us a rally, a relief rally on that basis. So I think just wait for the volatility to play itself out in the first few weeks of June. ओवरऑल बायसनेस अभी नेगेटिव है। मुझे लगता है कि एक्सपायरी जो है 77-78 के बीच में आने की अभी तक इंडिकेशंस हैं। अगर हम पुट राइटिंग देखते हैं शायद ये रेंज जो है थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो 7800 की तरफ। अदर देन दैट मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट प्रेशर रहेगा मार्केट पे जब तक आप पुट राइटिंग नहीं देखेंगे फॉर द वीक ऑफ एक्सपायरी। मार्केट्स पे एक्सपर्ट्स का रिएक्शन। बहरहाल ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट की ज्यादा मात्रा पर महाराष्ट्र के खाद्य मंत्री गिरीश बापट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने कई जगहों से ब्रांड की जांच के आदेश दिए हैं। गिरीश बापट ने कहा है कि खाने के सामान में 50 ppm से ज्यादा पोटेशियम ब्रोमेट नहीं होना चाहिए। 50 ppm उसका जो मेजरमेंट है उसका ppm 50 ppm के आगे नहीं जाना चाहिए। अभी जो एनजीओ ने संशोधन किया उसमें कई जगह 30% है, 20% है, कई जगह ज़्यादा भी हो सकते हैं। आई हैव नॉट सीन दैट रिपोर्ट ऑफ द एनजीओ विच दे हैव डिक्लेयर्ड इन द दिल्ली, तो वो हम मंगाएंगे। केंद्रीय मंत्री जी ने उनके बारे में सूचना दी है। महाराष्ट्र में कुछ जगह वो चेक करने के लिए हमने बताया है। 2-3 दिन में उसका रिपोर्ट आगे लैब में हम भेज देंगे। भेजने के बाद लैब का क्या रिपोर्ट आता है ये ऊपर बाद में उचित कार्रवाई करने के लिए सोचेंगे। और मानसून के मोर्चे पर अच्छी खबर है। प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने मानसून का अनुमान बढ़ा दिया है। स्काईमेट के ताज़ा अनुमान के मुताबिक जून से सितंबर के बीच 109% बारिश होगी, जबकि पिछला अनुमान 105% था। स्काईमेट का मानना है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के आने के बाद अल नीनो का असर खत्म हो जाएगा। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कम बारिश का अनुमान है, वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश के आसार हैं। और दिल्ली के नजफगढ़ में एक एयर एम्बुलेंस की क्रैश लैंडिंग हुई है। जफरपुर कला के कैर गांव में खेतों में प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि एयर एम्बुलेंस में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोग घायल हो गए हैं। ईंधन फेल होने की वजह से प्लेन की क्रैश लैंडिंग की गई है। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।